अब हम आ रहे हैं सर्वे में उस पड़ाव पर जो सबसे अहम है। देश का मूड क्या है इन 543 सीटों पर, लोकसभा की 543 सीटों पर आज चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा गठबंधन जीतेगा, कौन से गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहता है एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे। चलते हैं सीधा नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, हम राष्ट्रीय तस्वीर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सर्वे की जो सबसे बड़ी बातें रही हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 अहम राज्य जहां कांग्रेस को हो रहा है नुकसान। महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली में बीजेपी आगे है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ आगे दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बंगाल में जहां लेफ्ट पार्टी आगे है वहीं ममता बनर्जी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी लोगों की पहली पसंद है, 36% लोग मोदी के पक्ष में, जबकि राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं, 13% लोगों की पसंद है राहुल गांधी। ये है सर्वे की बड़ी बातें। और अब राष्ट्रीय तस्वीर पर नजर। अभी लोकसभा चुनाव हुए तो किसे कितने वोट, 543 सीटें और बीजेपी के पक्ष में 31% लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। बीजेपी को 31%, जबकि कांग्रेस को 20% लोगों का भरोसा मिलेगा। ये तस्वीर। और सबसे बड़ी तस्वीर की जो दो कंबाइन है, यूपीए एनडीए, उनकी क्या स्थिति रहेगी। कुल सीटें 543 और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एनडीए को 206 सीटें। अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितना फायदा। एनडीए को 206 सीटें, यूपीए की बात करें 136 सीटें। बड़ा नुकसान यूपीए को यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट को 34 सीटें और अन्य दल 167 सीटें। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये किशोर की एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरेगा 206 सीटों के साथ, अगर अभी के माहौल में लोकसभा चुनाव होते हैं। और यूपीए को होगा पिछले चुनाव के मुकाबले खासा नुकसान। किशोर, 206 एनडीए की, लेकिन अन्य और लेफ्ट मिला के भी 201, यानी एनडीए को 206 से 272 का फासला तय करना है। वो कहां से आएंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी बड़ी खबर ये कि एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे कहता है कि एनडीए यूपीए से काफी आगे निकल रहा है आज अगर चुनाव हुए तो। हमारे साथ राजनीतिक दलों से खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार जी भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से मेहमान बने हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनीस अहमद साहब हैं और शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं और जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं। तृणमूल कांग्रेस से सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम चाहेंगे उनसे भी इस पूरे सत्र में बात करें। लेकिन बड़ा ये आंकड़ा ये 206 का। अतुल अंजान साहब भी हमारे साथ सीपीआई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अनीस अहमद साहब के पास। अनीस साहब, काफी आगे निकल रहा है एनडीए। को पूरा एक साल में जो भी काम होता है, जो इम्प्रेशन होता है, वो आखिरी एक साल में बनता है। और देखिए, आपने इसके पहले भी सर्वे करवाया था यूपी के अंदर में। जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी को आपने 140 145 दिया था, और जब 200 से ज़्यादा एमएलए की सीट चुनकर आए पिछले चुनाव के अंदर में, 206 सीट चुनकर आए। तो अभी एक साल के अंदर में लोगों का क्या मूड चेंज होता है, लोगों के लिए हम क्या सामने हमारा क्या पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो इसमें बहुत असर होगा लोगों को। और अभी जो भी चुनाव हुए, उत्तराखंड के अंदर में चुनाव हुए, हिमाचल के अंदर में चुनाव हुए, कर्नाटका में चुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस चुनकर आई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक साल के अंदर में काफ़ी चेंजेस होंगे, नए कार्यक्रम आएंगे लोगों के सामने, और उसमें एक नया पिक्चर जाएगा और लोग कांग्रेस को फिर से चुनकर लाएंगे। ये मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। इस एक साल से आपको उम्मीद है कि इस एक साल में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जो बिगड़ा है। यार 9 बज गया। ये अतुल अंजान साहब, कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि अभी देखिए महंगाई दर तो घट ही रही है, ब्याज दरें घट जाएंगी, आगे कच्चे तेल की कीमतें नरम पड़ रही हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, राष्ट्र निर्माण, भारत निर्माण का कार्यक्रम भी उनका चल रहा है, और जिस निर्माण के झूठे आंकड़े और दावे वो पेश कर रहे हैं
उससे उनकी सरकार कितनी आगे बढ़ी है और कितना जनता को फायदा हुआ देश जानते हैं। प्रश्न ये है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये आंकड़े भी कांग्रेस पार्टी के साथ 2014 के बाद नहीं रह जाएंगे। मेरा ये मानना है, और मैं राजनीतिक रूप से अगर सही हूं और लोगों की भावनाओं को पढ़ पा रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि अब आज कांग्रेस एक हेट्रोजीनियस कैरेक्टर की पार्टी है, ये एक होमोजीनियस पार्टी नहीं है। और ये जो गिना रहे हैं कि वो जीत हो गई कर्नाटक में और जीत हो गई हमारी हिमाचल में और जीत हो गई उत्तराखंड में, कुल मिलाकर के देखिए उत्तराखंड और हिमाचल की 110 सीटें और 200 सीटें आपकी राजस्थान में है। क्या आप रिटेन करने जा रहे हैं? क्या आप कांग्रेस पार्टी वहां वापस आने वाली है? ये क्या दिल्ली में 90 सीटों में कांग्रेस पार्टी वापस आने वाली है? 70। ये वो प्रश्न है जिनको देखने की जरूरत है। और जो ये कह रहे हैं ये बड़े योग्य उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, जिस पर आप दोनों टक्कर लगवा रहे हैं मानी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं योग्य है तो बना क्यों नहीं दिया जाते, और योग्य नहीं है इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं कि वो सुयोग्य नहीं है। योग्य तो है वो अपनी पार्टी के लिए, ये जवाब लेंगे अमरीश अहमद साहब से, लेकिन बहुत देर से सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत देर हमने कोशिश की उनसे संपर्क स्थापित करने की, वो बात हमारी नहीं पहुंच पा रही थी, अब उनसे बात हो रही है। सुल्तान अहमद साहब, आपसे एक सवाल जो रह गया था वो ये कि तृणमूल की जमीन दरक रही है, तृणमूल की सीटें घट रही हैं। सर्वे बता रहा है कि आप उस पोजीशन में नहीं है जो 2009 में थे, जबकि आप तो और बढ़ने की उम्मीद में थे। तो कैसे निपटाएंगे आप इस फासले को? देखिए, आपने जो सर्वे जो आपने दिया है वो सर्वे असल जो मुकाबला है बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का है। कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है और ये जो आंकड़े हैं ये और एक महीने बाद जब पंचायत चुनाव के फलाफल सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे और साफ कर देगा कि लेफ्ट की क्या हैसियत बंगाल में होने वाली है। और हम तनहा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा हम तनहा लड़ेंगे, न एनडीए के साथ लड़ेंगे न यूपीए के साथ। अच्छा, दूसरा सवाल जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि उनकी सीटें ज्यादा हुई तो आप एनडीए में आ सकते हैं, आप यानी कि नए लोग आ सकते हैं, क्या आप एनडीए में जाएंगे अगर एनडीए सरकार? ऐसे ही वो रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन ऐसे हम तनहा लड़ेंगे और तनहा हम उस वक्त फैसला करेंगे हमें क्या करना है, लेकिन ना हम एनडीए के साथ लड़ेंगे ना यूपीए के साथ लड़ेंगे। और पंचायत चुनाव होने वाला है जुलाई के महीने में, इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि बंगाल में क्या राजनीति हो रही है, बंगाल की जनता किसके साथ जाएगी लोकसभा चुनाव में। इसलिए कि आज जो बड़ी ताकत बंगाल में है वो तृणमूल कांग्रेस की है। सुल्तान भाई, ये बताइए, आप गैर कांग्रेसवाद और जो धर्मनिरपेक्षता उसके बीच में आप किसको चुनेंगे इलेक्शन के बाद में? हम ये कहने जा रहे हैं कि देश में फेडरल गवर्नमेंट बनने वाली है, फेडरल गवर्नमेंट बनेगी और उसके नेतृत्व ना एनडीए देगी ना यूपीए देगी। तो प्रधानमंत्री कौन होगा उसका? ममता जी? वो उस वक्त हम लोग फैसला करेंगे कौन होगा। लेकिन ममता जी रेस में हैं। आपने जरूर हो सकती हैं। आज देश में जो छवि है एक नेता की, वो ममता जी की गरीबों के साथ, गरीबों के हित में लड़ाई लड़ती हैं, पूरा देश जानता है। साफ सुथरी छवि है और जो हमारे और जो नेता या नेत्री हैं उनकी छवि देश की जनता के सामने अच्छी नहीं है। लेकिन देश की जी 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 सुल्तान साहब, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी खुद भी रेस में हैं कि जो साफ सुथरा चेहरा है, उसके लिए तृणमूल को अपनी जमीन भी मजबूत करनी होगी। हम चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। सुधांशु जी, एनडीए अगर बढ़ाना है तो ममता बनर्जी साथ नहीं आ रही हैं। देखिए, आपका जो ये सर्वे दिखा रहा है इसका मैं सिर्फ इतना ही ऑब्जर्वेशन मानता हूं कि ये दिखा रहा है कि देश का रुझान भाजपा नेतृत्व के एनडीए गठबंधन की तरफ है। और इससे पहले भी आपके जो वक्ताओं ने बोला, जैसे कि उन्होंने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में सपा को सीटें दिखाई थी, वस्तुतः ज्यादा सीटें आ गईं।
तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले करीब 8-10 वर्षों से अगर आप पूरे देश का चुनावी परिणाम देखें तो जनता ने किसी भी राज्य में यथासंभव किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। तो मेरा यह मानना है कि यदि देश का मूड भाजपा के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है, जैसा कि आपका सर्वे दिखा रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रभावी जनादेश हमारे पक्ष में आएगा। यानी आप कह रहे हैं, अब रही बात इसकी कि कौन हमारे साथ जी कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, हमें उम्मीद है कि चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद भी हमें बहुत सहयोगी मिलेंगे और किसी दल विशेष के बारे में तो यह प्रश्न काल्पनिक है। सुधांशु जी, ये अभी हम इससे पहले आप रविशंकर जी से भी बात कर रहे थे कि पार्टी में जो अंतर्कलह है, जिस तरह से बीजेपी में, क्या आपको नहीं लगता कि राजनाथ सिंह जी भी बड़े उम्मीदवार हैं और वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए सारे घटकों को जोड़ने की कोशिश अभी से कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं दोनों बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूं। भाजपा में किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है और जहां तक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का प्रश्न है तो एक नहीं अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है कि उचित समय पर पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था है, संसदीय बोर्ड, वो निर्णय लेगी। और मुझे तो एक आश्चर्य ये होता है ना कि जो लोग सत्ता में बैठे 9 साल से सरकार चला रहे हैं। आप अभी कांग्रेस पर बहुत बरस रहे थे, योग्य सुयोग्य विशेषण इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर जो चुनाव होंगे 2014 में, अगर आपको लगता है कि बीजेपी जो है संख्या के बल पर मतलब सत्ता के करीब जाने वाली है और कांग्रेस को अगर आपके समर्थन की जरूरत पड़ती है, तो अभी ये जो आप बरस रहे हैं तब आपका क्या रुख होगा? सिर्फ सीपीआई का नहीं, पूरे वाम दल का मैं जानना चाहूंगी। क्या बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस का समर्थन आगे आप कर सकते हैं, यूपीए 3 बना सकते हैं? अतुल अंजान साहब, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि राजनीति के बारे में लिखना और चबाना दूसरी बात है। आप अपने ही पत्रकार बंधुओं और एडिटर को अपनी नीति और अपनी सोच से प्रभावित नहीं कर पाती। हमें तो अपने कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को और देश की जनता को प्रभावित करना है। बड़े तीखे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रही हैं, जरा तीखा जवाब भी लेने की हैसियत रखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम पार्टी चलाते हैं, हम समाचार पत्रों की सुर्खियां नहीं बनाते और न उसका दाम तय करते हैं। जब उचित समय आएगा, देश के अंदर एक तीसरे रास्ते की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गैर भाजपा गैर कांग्रेस को। ये आपने सुना मेरी बात? क्या ये जेडीयू? अतुल अंजान जी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी कल्पना में ये है या बाकी किसी और की कल्पना में ये है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के समर्थन के बिना स्थायी सरकार केंद्र में बन सकती है? क्या मैं मधुकर जी की बात को जरा दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। मैं दूसरे दृष्टिकोण, ये प्रश्न जो मधुकर जी ने उठाया है, सही प्रश्न है। देश के अंदर सांप्रदायिक और अलगाववादी शक्तियों, हिंदू फिरका परस्त और मुस्लिम फिरका परस्त दोनों के खिलाफ जम करके लड़ने की जरूरत है, तभी देश बचेगा। सांप्रदायिकता या गुजरात की पृष्ठभूमि को लेकर अगर आप देश को चलाने की कोशिश करोगे तो देश का बहुत नुकसान होगा। और कांग्रेस पार्टी की जो सांप्रदायिक फिसलन है उससे भी देश नहीं चलता। ये जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन साहब भी हैं। अतुल अंजान जी, ये जो आपने जो मुद्दा उठाया, जी हाँ, मैं जो दूसरी बात को कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि समय आने पर मैं ये तो देख रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस में नीति विहीनता हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं और व्यवस्था दूसरी तरफ है कि मनमोहन सिंह अपने स्थान पर जकड़ गए हैं। मैं एक प्रश्न उठाता हूं कांग्रेस के लोगों से, बड़ी आप भारत निर्माण की बात कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं 4 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री मनमोहन चौथी दफा राज्यसभा आने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके अंदर हिम्मत है कि इन 4 लोकसभा के उपचुनाव के अंदर वो किसी एक जगह से चुनकर आए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भारत लेकिन बहुत देर से हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, एनडीए 206 पर है आपकी पार्टी को मिलाकर, एबीपी न्यूज के निल्सन के सर्वे के मुताबिक, लेकिन इस 206 से आगे बढ़ना होगा और इस 206 से आगे बढ़ने में जो माना जाता है एक बड़ी दिक्कत ये हो सकती है
कि अगर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पेश कर दिया तब ये 206 से आगे बढ़ेगा आंकड़ा, या आप भी अलग हो जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रखा है और नेशनल काउंसिल के जरिए जो नीतीश कुमार जी ने जो बातें रखी हैं देश के सामने, वो कहीं ना कहीं एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है और पूरी पारदर्शिता के साथ इस फैसले का हम इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की अगुवाई कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को अपना नेता तय करना है और घटक दलों की सहमति सुनिश्चित करनी है। हमें ऐसा लगता है कि जो आरंभिक रुझान है ये पूरी तरह से सर्वे के आधार को बहुत व्यापक मैं नहीं मानता हूं, इसलिए कि अगर 33,408 लोगों ने इस सैंपल के तौर पर इस सर्वे में हिस्सा लिया है तो देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी वास्तविक तस्वीर इससे बन पाए ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, देश में जो बेरोजगारी है और रीजनल इम्बैलेंस है, जो क्षेत्रीय विषमता है, ये सवाल देश के सामने बड़े सवाल हैं। इन सवालों के हल को ढूंढने में कांग्रेस नाकामयाब रही है और यानी उस सवाल का जवाब नहीं देंगे अभी, भुगतना पड़ेगा। अब जहां तक नहीं, उस सवाल का जवाब अभी काल्पनिक परिस्थितियों पर टिप्पणी उचित नहीं होगा, इसलिए कि संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद ही पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड सामने आएगा। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी बहुत देर से बने हुए हैं। शैलेंद्र कुमार जी, ऐसी स्थिति में क्या आप यूपीए को किसी तरीके से मजबूती दिलाने की कोशिश करेंगे जब वो 136 पे आगे आ रहा है और उसको 136 और चाहिए होंगे जिनमें आपका एक बड़ा अहम रोल होगा और फिर आपको बाकी साथी भी जुटाने होंगे, या फिर किसी तीसरे विकल्प की तलाश की जाएगी? देखिए, अभी तो लगभग 1 वर्ष है चुनाव होने में, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आपका आ रहा है ये ठीक है, कुछ घट सकती है, बढ़ सकती है सीटें, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि यूपीए कम हो रही, एनडीए ज़्यादा हो रही या तीसरे विकल्प का, हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि यूपीए को भी देख लिया, एनडीए को भी देख लिया। इस समय देश की जनता जो है तीसरे विकल्प की तलाश में है और मुझे विश्वास है कि परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। आने वाले समय में तीसरे मोर्चे की सरकार बननी सुनिश्चित है। अब ये तय करना है एनडीए को या यूपीए को कि किस प्रकार से जो है वो जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं या आने वाले तीसरे मोर्चे की सरकार को सपोर्ट करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इनको तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं।